गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की और आज हम बात करेंगे कि देश और दुनिया में कहां पर किस प्रकार की चीज़ें हुई हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। उसके पहले अगर मैं शुरू करूं तो उसके पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चे मुझसे ये बोलते हैं कि सर हम प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रहे हैं, सर हम पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नंबर से हमारा एग्ज़ाम जो है वो रुक जाता है। हम बार बार सर इस एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं, अब हमारी हिम्मत नहीं है, अब हमारा मन नहीं है कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो फेल होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको उन चीज़ का नॉलेज नहीं है। फेल होने का शायद ये मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है, आपके एग्ज़ाम की जो तैयारी है, उसमें कहीं ना कहीं कोई माइनर सी कमी जो है वो रह गई। उन कमियों को ढूंढिए, उन कमियों को ख़त्म करिए, अपने आप को और ज़्यादा अपग्रेड करिए और उस अपग्रेडेशन के बाद में और वैसी प्रिपरेशन करिए कि इस बार आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो ही जाए। तो बस लगे रहिए, हार मानने की ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो हार तो वो बस सबक है जो आपको और बेहतर होने का एक और मौका देती है। अगर आप हार रहे हैं, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो आप उसमें ढूंढिए कि किन चीज़ों में आपकी कमी रह जा रही है, किस पोर्शन में आपकी कमी रह जा रही है। उस पोर्शन को, उस कमी को आप क्या करिए, ख़त्म करिए और अगली बार इस बात को श्योर करिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो निकल ही जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राइट, चलिए बात करते हैं करंट अफेयर्स की। और लास्ट क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज नोटिफाइड, यहां पर पूछा था कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज नोटिफाइड द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 को अधिसूचित किया है। देखिए, अपने आप में ये स्कीम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये बोला था कि आप इसके बारे में थोड़ा सा खुद पढ़िएगा। मैंने आपको ये बोला था कि इस स्कीम के बारे में थोड़ा चीज़ों को ढूंढिएगा और ये देखिएगा कि आखिर ये कार्बन क्रेडिट सिस्टम है क्या। ये देखिएगा कि आखिर इस कार्बन क्रेडिट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है क्यों। सिर्फ ये ढूंढने की जरूरत नहीं थी कि किस मंत्रालय के द्वारा, मंत्रालय तो हमको पता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इस प्रकार की चीजें की गई, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कार्बन क्रेडिट योजना है, ये जो कार्बन क्रेडिट स्कीम है, आखिर इसका मतलब क्या होता है। अब इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए, कुछ आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो कार्बन क्रेडिट का मतलब होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कुछ कंट्री में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अब अगर उस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो उस इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के कारण से, उस कंट्रीज के इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के कारण से कुछ अलग अलग गैसें जो हैं वो इन्वायरमेंट में मिलती चली जा रही, इन्वायरमेंट में फैलती चली जा रही। उस कार्बन के एमिशन के कारण हमारा इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा सा दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। यही रीजन है कि पिछले कई सालों से लगातार जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हमारे इन्वायरमेंट का जो प्रदूषण हो रहा है, जिस प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हो रही है, आपके उस इन्वायरमेंट के टेम्परेचर, उस इन्वायरमेंट के साइकिल, उन सभी चीजों में आपको परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ाएंगे तो समस्या ये आएगी कि आपका इन्वायरमेंट भी बहुत तेजी से प्रदूषित भी होगा, आपका जो आसपास का वातावरण है वो भी प्रदूषित होगा और आगे चलकर आगे आने वाली पीढ़ी को भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। हम लगातार सुन रहे हैं कि सर ओजोन लेयर जो है उसमें छेद हो गए हैं। हम लगातार सुन रहे हैं कि सर एक ऐसी लेयर जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कर रही है। हमने इतना पॉल्यूशन किया, हमने इतनी गैसेस एमिशन कर दिए, इतनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बाकी चीजें गई कि उसके कारण से ये लेयर जो है वो भी कहीं ना कहीं उसमें समस्या उत्पन्न हो गई। तो अब इसके लिए किया क्या गया, तो सबसे मतलब आप पहले इतना समझ लीजिए कि कार्बन क्रेडिट, तो यहां पर एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये ट्रेडिंग है किस चीज की, ये कार्बन की ही ट्रेडिंग है। बात समझ में आ रही है। अब इसको इस डायग्राम के माध्यम समझिए। देखिए, यहां पर जैसे बोल रहा है कि जिन देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये बोला कि हर कंट्री जो है वो क्या करे, वो अपने अपने लेवल पर ये जो गैसेस का एमिशन है या कार्बन का जो एमिशन है उसको कुछ हद तक कम करे। अगर इसी तरीके से एमिशन जो है वो होता रहा, इसी तरीके से गैस जो है वो निकलती रही, कार्बन जो है वो वायुमंडल में मिलता रहा, तो समस्या उत्पन्न होगी। तो फिर क्या होता है, यहां पर
बोला कि हर कंट्री का अपना एक क्रेडिट होता है। जैसे जिन कंट्री में हर कंट्री का क्रेडिट डिसाइड कर दिया। अब यहां पर मान लीजिए कि जिन कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कम है तो उनका कार्बन का क्रेडिट जो है वो बचा रहता है। लेकिन जिन कंट्री में कार्बन का अगर हम बात करें, जिन कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है वहां पर कार्बन के एमिशन की जो लिमिट है वो कुछ हद तक क्रॉस हो जाती है, बहुत हद तक क्रॉस हो जाती है, क्योंकि आप अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं रोक सकते ना। आप अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकेंगे तो कई सारी समस्याएं होंगी, राइट। तो यहाँ पर देखिए तो कंट्री क्या करती है, कंट्री ये बोलती है कि हम यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं और उसके कारण से जो कार्बन का एमिशन हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए हम उस कंट्री से कार्बन का ट्रेड करेंगे या कार्बन क्रेडिट का ट्रेड करेंगे जिस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है और वहां पर कार्बन का एमिशन जो है वो कम देखने को मिल रहा है। अब ये ट्रेडिंग होगी कैसे, तो इस ट्रेडिंग में पैसे के यूज को जोड़कर इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर दिया गया और यहां पर क्या किया गया, ऐसी कंट्री जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन या कार्बन एमिशन ज्यादा है वो उन कंट्री से क्रेडिट को ट्रेड करती है जिन कंट्री में कार्बन के क्रेडिट जो है वो अभी बचे हुए हैं और वहां पर कार्बन का एमिशन जो है वो क्या होता है, कम होता है। तो इस तरीके से वो कंट्री क्या करेगी, वहां से कार्बन कार्बन क्रेडिट जो है उसका ट्रेड करेगी। अब ये ट्रेड कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपको यह पता चलता है कि ये कंट्री क्या करेगी, इस कंट्री में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करेगी जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे। बात समझ में आ रही है, कुछ इस प्रकार के प्रोजेक्ट यहाँ पर चालू किए जाएंगे जिसमें पैसा ये कंट्री का कंट्रीब्यूशन होगा और ये प्रोजेक्ट कैसे होंगे, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो यहाँ से जो इन्वायरमेंट को लॉस हुआ है वो इस कार्बन क्रेडिट सिस्टम के जरिए ऐसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके और इस इन्वायरमेंट के लॉस को थोड़ा सा बैलेंस कर सकती है। इसको हम बोलते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना। और ये 2023 में अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। बात समझ में आ रही है। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर देखिए लक्ष्य क्या है, तो 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2070, 2070 तक हमको क्या करना है, शून्य उत्सर्जन किसका, कार्बन का, राइट। और अगर देखें तो यहाँ पर बोल रहा है कि वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन की सुविधा प्रदान करना है। ये भी एक चीज इसमें आप याद रखिएगा, राइट। आइए देखते हैं और शुरू करते हैं कि आज हमारे पास में क्या है। आज अगर यहाँ पर देखें तो किस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच कंट्री विल ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी इन इजराइल। कौन सा देश जिसने इजराइल में अपना पहला दूतावास खोला है, कौन सा देश है जिसने अपना पहला दूतावास खोला है, तो वो है फिजी। तो याद रखिएगा कि फिजी ने क्या किया है, अभी इजराइल में अपना पहला दूतावास जो है वो खोला है। फिजी कहाँ है, तो अगर हम बात करेंगे तो फिजी इज एन आइलैंड कंट्री इन द मेलेनेशिया ऑफ द साउथ पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के मेलेनेशिया में एक द्वीप देश है, राइट। तीसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके फर्स्ट एम्बेसी जो है इजराइल में फिजी ने किया है। इजराइल फॉरेन मिनिस्टर का नाम है एली कोहेन। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास में दो देश हैं, एक देश है आपके पास में इजराइली और दूसरा देश है आपके पास में फिजी, राइट। अब फिजी और इजराइल को अगर आप देखते हैं तो आपके लिए जरूरी क्या हो जाता है, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी क्या हो जाता है, तो इजराइल जो है वो ज्यादा जरूरी है। तो फिजी के बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो तो भी काम चल जाएगा। जैसे आप इसमें याद रखिए कि फिजी की अगर मैं बात करता हूं तो फिजी की राजधानी किसको बोलते हैं, तो फिजी की जो राजधानी होगी वो होगी सुवा, राइट। और फिजी की अगर मैं करेंसी की बात करता हूं तो फिजी की करेंसी जो है वो क्या है, वो है फिजियन डॉलर, राइट। ये याद रखिए। लेकिन जब हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम इजराइल की बात करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इजराइल की राजधानी क्या है। तो इजराइल की राजधानी की अगर मैं बात करता हूं तो इजराइल की राजधानी जो है वो जेरूसलम है, राइट। फिजी में हमने ये नहीं देखा है कि इसके पीएम कौन है, इसके ये मंत्री कौन है, लेकिन यहाँ पर जब आप इजराइल की बात करेंगे तो इसके पीएम भी काफी लाइमलाइट में रहते हैं और इसके पीएम का नाम है
अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके पीएम का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, राइट। और इसमें अगर आप देखेंगे एक चीज और याद रखिए, जैसे यहाँ पर आपने देखा राजधानी सूबा है, तो इसकी राजधानी जो है वो जेरूसलम है। यहाँ पर आपने देखा कि इसकी करेंसी क्या है, फिजियन डॉलर है, तो इसकी करेंसी की अगर मैं बात करूं तो इजराइल की करेंसी जो है वो है सिकल, SHEKEL, राइट। तो ये इसकी करेंसी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फिजी जो है उसने क्या किया है, इजराइल में अपनी पहली एम्बेसी जो है वो ओपन की है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, नेतन्याहू जो है वो इसके पीएम है और इसकी करेंसी जो है वो शिकल है। फिजी जो है उसकी राजधानी सुवा कहलाती है, पैसिफिक ओशियन का एक आइलैंड कंट्री के रूप में ये पहचाना जाता है, और फिजियन डॉलर जो है वो इसका करेंसी यूज की जाती है, राइट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि वेयर हैज अनुराग वर्मा बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी। अनुराग वर्मा कहाँ के नए मुख्य सचिव जो हैं वो बनाए गए हैं। तो अनुराग वर्मा मुख्य सचिव, अनुराग वर्मा की अगर हम बात करें तो अनुराग वर्मा जो है वो मुख्य सचिव बनाए गए हैं अभी पंजाब के। पंजाब के मुख्य सचिव बनाए गए हैं 1993 बैच के, ये IAS अधिकारी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो पता ही है आपको, भगवंत मान जी हैं। अपने कामों के लिए तो ये जाने ही जाते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन कभी कभी ये व्यक्तिगत कामों के लिए भी काफी न्यूज में रहते हैं, राइट। पॉपुलैरिटी इनको मिली थी लाफ्टर शोज से, और उसके बाद फिर इन्होंने राजनीति में आकर और पंजाब के लिए एक तरीके से काम भी किया। आम आदमी पार्टी से ये वहाँ पर CM के पद पर बैठे हुए हैं। पूर्व सचिव की, अगर पूर्व मुख्य सचिव की मैं बात करता हूँ तो जो अपने अनुराग वर्मा जी, उन्होंने किसको रिप्लेस किया, उन्होंने रिप्लेस किया विजय कुमार जंजुआ को, राइट। और अगर पंजाब के अर्थ की एक बेसिक चीज और आप देख लीजिए, पंजाब के अगर अर्थ की बात करते हैं तो पंजाब का अर्थ होता है 5 नदियों का क्षेत्र, राइट। तो ये आप याद रखिए कि 5 नदियों का क्षेत्र जो है वो पंजाब कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बोल रहा है कि इन विच सिटी इन अमेरिका द स्कूल हॉलीडे हैज बीन अनाउंस्ड ऑन दिवाली, राइट। US और इंडिया के बीच के जो रिलेशन है वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि धीरे धीरे उसमें काफी मजबूती नजर आ रही है। हमारे PM ने अभी US दौरा भी किया था, उन्होंने वहां पर जो बाइडेन से मुलाकात भी की थी, उन्होंने वहां पर व्हाइट हाउस में भी गए थे, और साथ ही साथ अगर आप देखिए तो उनकी टेस्ला के ऑनर इलॉन मस्क के साथ में भी मुलाकात हुई थी। पिछले वीडियोस, पिछली क्लासेस में हमने इसको भी डिस्कस किया था, राइट। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दौरा किया था वो US का, और उसके कारण से अलग अलग प्रकार से आप देखिए तो भारत और अमेरिका के बीच के रिलेशन जो है वो मजबूत हो रहे हैं। इसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो वहां पर एक बड़ी आबादी जो है वो ऐसी आ गई है जो दिवाली मनाने लगी, राइट। वहां पर अगर आप देखेंगे तो NRI जो है वो भी वहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस वजह से अमेरिका सरकार ने क्या किया है, यहाँ पर पूछा किस शहर ने दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया है। तो यहाँ अगर आप से इसके ऑप्शन को देखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट तो होगा ही नहीं। अगर ऑप्शन देखें तो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तो कंट्री है, और सिटी जो है USA की वो है न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाता है, न्यूयॉर्क हो जाता है, राइट। अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि घोषणा स्थल, ये बेसिक चीजें हैं, ये अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो उसके बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। घोषणा स्थल क्या था, सिटी हॉल था। न्यूयॉर्क शहर के मेरिक का नाम क्या है, तो एरिक एडम्स है, ठीक है। इतना आप जरूर याद रखें। अगर USA की हम बात करते हैं तो USA की राजधानी जो है, कैपिटल जो है वो आपको पता ही है क्या है, वो है वॉशिंगटन DC, राइट। इसके अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो भी आपको पता है, वो कौन है, वो है जो बाइडेन, राइट। और जो बाइडेन के आने के बाद में अगर आप देखिए तो भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं वो काफी हद तक मजबूत हुए हैं, और भारत और अमेरिका के बीच में अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीजों को लेकर लगातार एक समझौता जो है वो भी देखने को मिल रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड द IT डिपार्टमेंट। पहला ऐसा स्टेट है जिसने IT डिपार्टमेंट का नाम चेंज किया है और क्या कर दिया है, वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो किस राज्य सरकार ने IT विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये इसका लोगो है, ठीक है।
तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो उसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश। अगर आप देखिए तो इसके लोगों में ही दिखाई दे रहा है, उन्होंने बनाया है। तो यहाँ पर आप देखिए तो हिमाचल प्रदेश जो है उसने क्या किया है, अभी अपने आईटी डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके और उसको क्या कर दिया है, उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो कर दिया। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर आप देखें तो कुछ बेसिक चीजें देख लीजिए, आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज तो ये पहाड़ी क्षेत्र है, काफी खूबसूरत है, टूरिज्म का एरिया काफी अच्छा है, तो वहाँ की जो जीडीपी है वो टूरिज्म पर बेस्ड भी है। मतलब पूरे तरीके से तो ये नहीं बोल सकते हैं कि टूरिज्म पर बेस्ड है, लेकिन टूरिज्म का एक जो है वो जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन में एक बड़ा हिस्सा रखता है, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके विभाग को डिजिटल नामकरण प्राप्त हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1999 में हुई थी। मर्जर हुआ था इसका 2002 में उद्योग विभाग में, और प्रति व्यक्ति आय के अनुसार पर भारत के राज्यों में 15वें स्थान पर है। बात समझ में आ रही है कि अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर जो हिमाचल प्रदेश है वो देश का 15वां राज्य या 15वां प्रदेश जो है वो बन गया है। बात समझ में आ रही है। आइए देखते हैं आगे और क्या है। Which country has been left behind by India in terms of the world's second largest road network? Most important चीज, और अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो आपको इस डायग्राम को देखते ही एक व्यक्ति का नाम याद आएगा, और वो व्यक्ति हैं माननीय नितिन गडकरी साहब, राइट। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन या रोड की जब मैं बात करूं, हाईवेज की जब मैं भारत में बात करूं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हाईवेज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक व्यक्ति का नाम आता है, एक मिनिस्टर का नाम आता है, और वो नाम आता है नितिन गडकरी। यहां पर पूछ रहा है कि भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ऐसे कौन सा रोड नेटवर्क था जिसको पीछे छोड़कर, और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला, सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है, तो उसका नाम है चाइना, राइट। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो अगर हम रोड नेटवर्क या सड़क नेटवर्क की बात करते हैं तो नितिन गडकरी साहब ने इतना बेहतर काम किया है इस मामले में, इतने बेहतर तरीके से उन्होंने एक रोड का जाल बनाया है कि पहले अगर आप देखते हैं कि आपको 500 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए 7 घंटे लगते थे, अब वहीं पर 500 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए एक्सप्रेस वेज जो है वो इस तरीके से डेवलप कर दिए गए हैं कि आपका टाइम जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आ रही है। और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो किसको जाता है, वो नितिन गडकरी साहब को जाता है। तो यहां पर याद क्या रखना है कि ये जो पूरा का पूरा रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो डेवलप किया गया है उसमें भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है, और उसने किसको पीछे छोड़ा है, उसने चाइना को पीछे छोड़ा है। चाइना से ऊपर कौन है, तो चाइना से ऊपर या सबसे ऊपर टॉप पर बैठा हुआ है यूएसए। बात समझ में आ रही है कि दुनिया में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क कहां पर है, तो वो अमेरिका में है। उसके बाद अब किसका है, अब भारत का है। तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो कौन बन गया है, क्योंकि भारत ने उसको पीछे छोड़ दिया तो चाइना तीसरे नंबर पे आ गया, यूएसए, चाइना, और उसके बीच में आ गया इंडिया, राइट। यहां पर देखिए तो भारत में लगभग 63.73 लाख किलोमीटर नेटवर्क स्टैब्लिश कर दिया गया है, और भारत सरकार परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं वो कौन है, माननीय नितिन गडकरी साहब हैं, राइट। तो आई थिंक कि आपको इतनी चीजें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बोल रहा है हु हैज रिसीव्ड द आईएमए अवार्ड, ठीक है। ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है के वेणुगोपाल, राइट। और ये जो के वेणुगोपाल हैं इन्हीं को अभी क्या की दिया गया है, आईएमए अवार्ड जो है वो दिया गया है। आईएमए अवार्ड की अगर मैं बात करूं, के वेणुगोपाल की अगर मैं बात करूं, तो आईएमए अवार्ड होता क्या है, या आईएमए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईएमए का फुल फॉर्म की अगर आप बात करेंगे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन, राइट। ये याद रखिए आईएमए अवार्ड जो है वो कब दिया जाता है, या आईएमए जो डे है वो कब ये समारोह मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को हर साल, ठीक है। और इस साल 1 जुलाई 2023 को ये चीजें देखने को मिली थी। इसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ आईएमए के, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और वहीं पर हेडक्वार्टर में ही ये मतलब समारोह जो है, पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था, और उसी पुरस्कार समारोह में क्या किया गया, आईएमए अवार्ड दिया गया के वेणुगोपाल को।
1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा, और मैंने पहले भी आपको बताया है कि 1 जुलाई जो है वो डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है, और इसलिए यहाँ पर IMA अवार्ड जो है, मेडिकल एसोसिएशन का अवार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन 1 जुलाई को सिर्फ डॉक्टर्स डे नहीं है, ये भी आपको पता है, 1 जुलाई जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी है, और 1 जुलाई जो है वो GST डे के तौर पर भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल रन। देखिए यही है विकास, यही अगर आप बात करेंगे तो जैसे हम बोलते हैं ना कि कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, किस फील्ड में विकास जो है वो देखने को मिल रहा है। तो विकास कोई ऐसा व्यक्ति थोड़ी है कि लेके और सामने लाकर खड़ा कर देंगे। डेवलपमेंट जो है वो इस तरीके का दिखाई देगा ना, अगर आप चीजें देखेंगे तो आपको इस प्रकार की कुछ चीजें दिखाई देंगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है वो कहाँ पर चलाई जा रही है। मतलब आप खुद ही देखिए कि हम चीजों में कितना अपग्रेड कर रहे हैं खुद को, और हम कॉस्ट कटिंग करके हम डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और इन चीजों को के बेस पर, क्योंकि ये कॉस्टली फॉर्म में आ चुके हैं, हम इनकी में रिप्लेस करके और किसका यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन से चलने वाली हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है उसको हम डेवलप करें। और सबसे पहले कहाँ चलाई जाएगी, वो चलाई जाएगी हरियाणा में, राइट। अब देखिए इसमें बेसिक चीजें देखिए कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है, हरियाणा है। कब तक संभावना है, तो 2024 तक ये माना जा रहा है कि ये ट्रेन बनकर और पटरी पर आ जाएगी और चीजें जो है वो देखने को मिल जाएगी। मार्ग क्या होगा इसका, तो जींद से लेकर और सोनीपत मार्ग तक ये चीजें देखने को मिलेंगी। और हाइड्रोजन ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो ये कैपेबल होती है, कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करके उसमें कैपेबल है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, जिसके माध्यम से इस ट्रेन को रन कराया जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अभी आपको मैंने जो कल क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने क्या बोला था, कार्बन क्रेडिट। तो वो किस लिए किया जा रहा है, ताकि जो कार्बन का एमिशन हो रहा है उसको कम किया जा सके। तो यहाँ पर भी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस कार्बन एमिशन, राइट। तो कुछ मिलता जुलता वैसे ही है, कार्बन के एमिशन को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन पर बेस्ड ट्रेन जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। अगर सक्सेसफुल हुई तो आगे चलकर चीजें जो हैं वो आपको इस फॉर्म में देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है कि विच, अगर यहां पर आप देखिए तो बोल रहा है कि विच टीम हैज मेड द बिगेस्ट टोटल इन सुपर ओवर इन ODI क्रिकेट हिस्ट्री। देखिए यहां पर अगर आप टीम की बात करते हैं तो कोई बड़ी टीम आपको नजर नहीं आ रही है, राइट। लेकिन एक देश है नीदरलैंड, इसका राइट आंसर तो नीदरलैंड है। लेकिन अगर मैं क्रिकेट से हट के थोड़ा सा बेसिक चीजों की बात करूं तो नीदरलैंड का अगर आप मतलब देखेंगे तो आपको क्या समझ में आता है कि नीदरलैंड का मतलब होता है अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये इसका मतलब होता है अविकसित देश। तो एक ऐसा देश जिसकी क्रिकेट टीम ने क्या किया है, एक इतिहास रच दिया है। और यहां पर ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सी क्रिकेट टीम है जिसने सुपर ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, और कितने रन बनाए हैं, तो वो बनाई थी 30 रन। किसके अगेंस्ट में बनाई थी, वो बनाई थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में। और ये जो ODI क्वालिफायर चल रहा था अभी, उसमें अगर हम देखेंगे तो नीदरलैंड ने एक सुपर ओवर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 30 रन जड़कर और क्रिकेट के इतिहास में कहीं ना कहीं इतिहास जो है वो बना दिया है, हिस्ट्री जो है वो सेट कर दी है, राइट। तो आप याद रखिएगा कि नीदरलैंड जो है उसने क्या किया है, वेस्ट इंडीज के विरुद्ध सबसे ज्यादा सुपर ओवर में रन बनाने वाली क्रिकेट टीम बन गई है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय को 16,000 रुपए से बढ़ाकर और 20,000 रुपए कर दिया है। देखिए अगर हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात करें तो सरकार के द्वारा मानदेय जो प्रदान किए जा रहे हैं वो उनके द्वारा किए गए कार्यों को किसी भी प्रकार से आप आर्थिक रूप से तो तौल ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है। लेकिन हम सिर्फ, या सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ हद तक उनके जीवन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, सुचारू रूप से उनके परिवार जो है वो जीवन सही तरीके से उनका चले, उसके लिए सरकार सहायता के तौर पर एक मानदेय प्रदान करती है। गवर्नमेंट यहाँ पर कोई एहसान नहीं कर रही है, गवर्नमेंट आज एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि इन लोगों ने अपनी जान दी।
तो स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, उनके लिए देश की सरकार कितना भी काम कर ले वो हमेशा कम ही रहेगा। और ये मानदेय 4,000 रुपए को बढ़ाकर किसी भी प्रकार से कोई एहसान नहीं किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? आइए देखिए यहाँ पर तो किस राज्य सरकार की अगर हम बात करते हैं तो किस राज्य सरकार ने, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड जो है उसने क्या किया है, अभी इस मानदेय में 4,000 रुपए का इंक्रीमेंट किया, जो 16,000 से बढ़ाकर और 20,000 कर दिया गया। 16,000 से 20,000 कर दिया है। कौन सा राज्य है? तो वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम आप याद रखिए, तो उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, राइट। और लोकतंत्र सेनानी के आश्रितों को सम्मान पेंशन निधि की व्यवस्था की है। उत्तराखंड का पहले का नाम जो है वो उत्तरांचल था, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी याद रखिए इसकी स्थापना की गई है 9 नवंबर 2000 में, और उत्तराखंड की राजधानी जो है वो क्या है? देहरादून है। टूरिज्म उत्तराखंड में भी काफी ज्यादा है, राइट। और टूरिज्म इतना है कि वहां की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो टूरिज्म के माध्यम से कवर किया जाता है। बात समझ में आ रही है? आइए देखते हैं अगला क्या है। यहाँ पर बोल रहा है टू होम हैज फीफा इंटरेस्टेड द होस्टिंग ऑफ द अपकमिंग अंडर 17 वर्ल्ड कप। फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी जो है वो किसको सौंपी है? फीफा ने सौंपी है किसको? इंडोनेशिया को, राइट। तो अगला जो अंडर 17 वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर होगा? वो इंडोनेशिया में होगा। कब से कब तक होगा? तो 10 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक ये मैच जो टूर्नामेंट जो है वो चलेंगे। और अगर यहाँ पर आप देखिए तो मैच से हट के अपार्ट फ्रॉम फीफा अगर हम देखें और कंट्री के लेवल पर बात करें तो कुछ बेसिक चीजें और आपको पता होनी चाहिए कि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जोको विडोडो, और इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो क्या है? तो वो है रुपया, रुपया, है ना। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि रुपया जैसा भारत का रुपया है तो वो इंडियन रुपी कहलाता है ना, तो ये रुपया वहां नहीं, यहाँ पर इंडोनेशियन रुपया जो है वो इसकी करेंसी के तौर पर जाना जाता है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप वर्तमान चैंपियन कौन है? तो वो ब्राजील है। और फीफा के वर्तमान अध्यक्ष की अगर आप बात करेंगे तो जियानी इन्फेंटिनो है। और फीफा का मुख्यालय ये आपको पता ही है स्विट्जरलैंड में ज्यूरिच में फीफा का हेडक्वार्टर जो है वो एस्टेब्लिश है। तो अंडर 17 वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पर हो रहा है? वो इस साल इंडोनेशिया उसकी मेजबानी करेगा। और इन कब से कब तक होगा? 10 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक। तो इतनी चीजें जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आज के लिए आपके पास में जो क्वेश्चन है वो ये है कि Who has written the book द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन? किसने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक जो है वो लिखी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके बारे में ढूंढिए थोड़ा सा, और किस चीज से ये रिलेटेड है, किससे ये संबंधित है, किन चीजों के बारे में, इसका बेस क्या है, वो सारी चीजें जो हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट। आई होप कि आपको इतनी चीज़ों की जानकारी मिली होगी। आप इन चीज़ों को नोट जो है वो जरूर कर रहे होंगे। और जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ऐसा मत करिएगा कि हाँ वीडियोस हैं और जब इच्छा हुई तब हम वीडियोस से कर लेंगे। आप प्रॉपर उसके नोट्स बनाइए। उन चीज़ों से रिलेटेड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दे सकूँ, लेकिन अगर आप भी उन चीज़ों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को निकालिए और उन चीज़ों को अपने कॉपी पर, अपने नोटबुक पर मेंशन करिए। बाद में जब आप उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।